कॉल में आपका स्वागत है। मैं मनीषा गुप्ता। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस। फाइव सिक्स 1 2 3 4 5 मसालों में जोरदार एक्शन, उत्पादन में कमी और मजबूत मांग से हल्दी में 4% का ऊपरी सर्किट लगा। धनिया और जीरे में भी तेज उछाल। कपास खली में जमकर खरीदारी, एनसीडीएक्स पर करीब 4% की तेजी। कपास में भी एक्शन, भाव करीब 2% बढ़े। सोने चांदी में लौटी चमक, एमसीएक्स पर सोना 45,000 के करीब पहुंचा। महंगाई बढ़ने की आशंका और फिजिकल डिमांड से सपोर्ट, चांदी में 57,000 के पार। कच्चे तेल में मजबूती कायम, तंग ग्लोबल सप्लाई से ब्रेंट फिर $70 के करीब पहुंचा, लेकिन घरेलू बाजार में छोटे दायरे में कारोबार। मेटल्स में मिला जुला रुझान, निकल और जिंक में निचले स्तर से अच्छी रिकवरी, लेकिन कॉपर और लेड पर दबाव कायम। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं एंजल ब्रोकिंग के प्रथमेश माल्या, एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। प्रथमेश, आपसे पहले जानना चाहेंगे क्या रुझान है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, क्योंकि इस हफ्ते एफओएमसी की मीटिंग तो है ही, इसके अलावा काफी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा भी आने वाले हैं। अगर आप दो कमोडिटी को पिक करने की अगर ऑप्शन रखोगे तो मेरे ख्याल से कॉपर और क्रूड, ये दो कमोडिटी में मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। मेरे ख्याल से कॉपर में बाय करने की सलाह रहेगी। मार्च वाला 670 के पास 673 का स्टॉप रहेगा। ऊपर में टारगेट 81 के लिए रहेंगे। वैसे ही क्रूड में सेल करने की सलाह होगी। मार्च वाला 4790 एंट्री पॉइंट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 4870, टारगेट रहेंगे 4670। काफ़ी उछाल आ चुका है क्रूड में, मेरे ख्याल से पॉसिबल करेक्शन इस पर्टिकुलर काउंटर में दिख सकता है। कॉपर में खरीदारी, लेकिन कच्चे तेल में बिकवाली करने की राय फिलहाल यहां पर नियर टर्म के लिए है। लेकिन वंदना, आप कैसे देखती हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज में, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा तेजी है। हमने चने को 4 महीने के हाईज पर आते हुए देखा है। जीरा और हल्दी में काफी इंटरेस्ट है, और खाने के तेलों में तो ऑफकोर्स यहाँ पर बढ़त जारी है ही। जी मनीषा, यहाँ पे एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि इंडियन एग्री कमोडिटीज जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से थोड़ी सी यहाँ पे डिकपल होती हुई नजर आ रही है। जहाँ देखिए कि सीबॉट में थोड़ा सा रैली में पॉज दिख रहा है, लेकिन घरेलू बाजार में ये तेजी, और मुझे लग रहा है कि होली से पहले ये तेजी जो है बनी रहेगी। और यहाँ पे स्टॉकिस्ट भी यहाँ पे एक्टिव है, और मुझे लग रहा है कि डिमांड जो है स्पॉट मार्केट में वो भी यहाँ पे बढ़िया है, जिसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है फ्यूचर्स मार्केट में। मेरे ख्याल से बाइंग साइड में बने रहना चाहिए। और लेकिन ऑयल सीड्स में रैली ओवर स्ट्रेच लग रही है। मुझे लग रहा है कि अभी एक डिमांड जो है मस्टर्ड में यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि जो नॉर्दर्न स्टेट्स है वहाँ पे त्योहार में इसकी डिमांड काफी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे मैं बाइंग की सलाह होगी। मुझे लग रहा है कि 5795 के करीब अप्रैल को एग्जैक्ट खरीदना चाहिए। 5870 का एक टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 5760 का होना चाहिए। दूसरी कमोडिटी जो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग अभी फिलहाल लग रही है कैस्टल, मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से यहाँ पे बाइंग जो है निचले स्तर से आ सकती है वापस। मेरे ख्याल से यहाँ पे 4780 के करीब बाय करना चाहिए। 4850 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे करीब 4750 या 4740 का लगा के चलिए। खरीदारी यहां पर बरकरार है जहां तक एग्रीकल्चर कमोडिटीज की बात है। और आपको बता दें कि किसान कानूनों पर विरोध के बीच एमएसपी पर फसलों की खरीदी को लेकर अब एक और विवाद खड़ा होने के आसार हैं। एफसीआई समर्थन मूल्य पर खरीदी के नियमों में सख्ती की तैयारी में है। इसके लिए एजेंसी ने क्वालिटी के नियम सख्त करने का प्रस्ताव भी दिया है, जिसमें नमी की मात्रा से लेकर डैमेज ग्रेन्स की सीमा में कमी का प्रावधान है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के इन प्रस्तावों का क्या मायने निकाले जाएं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन जुड़े हैं। सिराज जी नमस्कार। और फार्म लॉज को लेकर तो किसानों का प्रोटेस्ट अभी भी यहाँ पर जारी है ही, और इसके बीच जिस तरह की खबरें हैं, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मीटिंग हुई है 11 मार्च को, जहां पर यह प्रस्तावित है कि क्वालिटी कंट्रोल्स यहाँ पर और स्ट्रॉन्ग किए जाएं,
एक तो ये कि ये मीटिंग और ये बातचीत उस समय हो रही है जब 1 अप्रैल से यहाँ पर प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगा। हम ऑलरेडी यहाँ पर रिकॉर्ड फूड क्रॉप की बातें कर रहे हैं। किस तरह से आप इस मीटिंग को देखते हैं और जो जो पूरा नोट निकल के आया है इसमें से कि कैसे गेहूं, पैडी और चावल में यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल सख्त किए जाएंगे, आप कैसे देखते हैं? देखिए, पैडी प्रोक्योरमेंट सीजन 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक जारी है और उसके स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी जारी हो चुके हैं। उनमें कोई तब्दीली का प्रस्ताव नहीं है। गेहूं का जो प्रोक्योरमेंट सीजन 1 अप्रैल से शुरू होगा, जिसे हम कहते हैं रबी मार्केटिंग सीजन 21-22, उसमें जरूर कुछ डिस्कशन शायद गवर्नमेंट में हुए हैं। पहले भी इस तरह की बातें कई बार हुई हैं। मिसाल के तौर पर हम मॉइस्चर कंटेंट लें तो 12% से 14% तक मॉइस्चर का जो गेहूं है वो प्रोक्योर हो जाता है और उसमें वैल्यू कट लगाया जाता है। तो भारत सरकार कई बार ये कोशिश कर चुकी है, लेकिन अगर बारिश हो गई अप्रैल में कटाई से थोड़ा सा पहले और मॉइस्चर बढ़ गया तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इस फैसले को लागू कर पाएगी, क्योंकि इसको लागू करने का मतलब ये होगा कि जिन जिन राज्यों में बारिश होती है या मॉइस्चर होता है वहां किसानों का गेहूं नहीं खरीदा जाएगा। इसी तरीके से जो स्लाइटली डैमेज ग्रेन है, 4% की लिमिट है अभी, उसको 2% कर देने का प्रस्ताव है। इसको भी लागू करना बहुत मुश्किल होगा। अगर ये होता है तो फिर किसानों का गेहूं प्रोक्योर करने में काफी मुश्किल होगी। सिराज जी, एक जो हमेशा बात होती है कि जो सरकार यहाँ पर गेहूं प्रोक्योर करती है या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योर करता है, वहां पर गोदानों में पहुंचने के बाद जो हशर होता है वो और भी बुरा है। तो ये किस डायरेक्शन में हम यहाँ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं और आपको लगता है कि ये एज अर्ली एज 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट हो पाएगा? मुझे नहीं लगता कि इस साल इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन ये आपका असेसमेंट ठीक नहीं है कि गोदामों में खराब होता है। बल्कि जो पार्लियामेंट क्वेश्चन में फूड मिनिस्टर कई सालों से, पिछले 2-3 सालों से जो स्टेटमेंट देते रहे हैं, उससे ये क्लियर है कि एफसीआई के जो लॉसेस हैं, मैंने इसके बारे में आर्टिकल भी लिखे हैं कई बार, तो वो लॉसेस तो 0.1% से भी कम है। और अक्सर ये कभी कभी ये हो जाता है कि कोई गेहूं बहुत ज्यादा अगर प्रोक्योरमेंट हुआ, वो कच्चे प्लिंथ में रखा गया और वहां पर फ्लडिंग वगैरह हुई, वो डैमेज हो सकता है। लेकिन अदरवाइज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैनेजमेंट है, एफसीआई का भी और लार्जली स्टेट एजेंसीज का भी, वो काफी अच्छा है। और ये लॉसेस की जो फिगर मीडिया बताता है, 30% लॉस हो गए, 40% लॉस हो गए, सड़ गया, ये सब बहुत एग्जैजरेशन है और लोगों को गलत भ्रांति में हम कह सकते हैं कि ये कम्युनिकेट हो रहा है। तो सिराज जी, आपको लगता है कि जो ये क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस नए जो यहाँ पर निकल के आए हैं ये सही है, ये आगे निकल जाएंगे एज अर्ली एज, शायद इस सीजन में नहीं तो भी आगे के लिए सरकार इसकी तैयारी कर रही है? और विद इन जो हमने ये जो किसानों की तरफ से यहाँ पर इतना प्रोटेस्ट होते हुए देखा है, क्या आपको कैसा लगता है कि वो इसे कैसे लेंगे? नहीं, ऑब्वियसली देखिए, जिस तरह से हमारे यहाँ मैकेनिकल हार्वेस्टिंग अब गेहूं की होती है तो उसमें अक्सर स्लाइटली डैमेज ग्रेन्स का परसेंटेज बढ़ जाता है। इसी तरीके से अगर ज्यादा गर्मी पड़ गई कटाई से जस्ट पहले तो श्रिवेल्ड ग्रेन्स की श्रिवलिंग हो जाती है, यानी कि वो ग्रेन पूरी तरह डेवलप नहीं होता है और वो अधूरा रह जाता है उसकी वजह से। तो उसकी परसेंटेज अभी 6% की लिमिट है गेहूं में, उसको 4% अगर करेंगे तो ये मुश्किल होगा। खास तौर से इनका असर उन इलाकों में ज्यादा होता है जहां रेनफेड एरियाज हैं और वहां पर ज्यादा सिंचाई की सुविधाएं नहीं है, बहुत अच्छे बीज भी किसान इस्तेमाल नहीं करते। तो जाहिर है कि जो छोटे किसान हैं और जो गरीब किसान हैं वो इससे ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है सिराज जी, एक फाइनल सवाल की, आगे जाकर अब यहाँ पर क्या होता हुआ दिखता है और क्या होना चाहिए और क्या उसका इम्पैक्ट रह सकता है? देखिए, अब इसमें हमारी जो पर्सनल ओपिनियन है, हम उसके बारे में बहुत कुछ बात लिख चुके हैं। जो गवर्नमेंट का ये प्रोक्योरमेंट सिस्टम है एमएसपी पर, इसकी वजह से क्रॉपिंग पैटर्न्स में बड़ा डिस्टॉर्शन है और अनसस्टेनेबल एरियाज में पैडी का कल्टीवेशन हो रहा है। और आप देखिए कि 15 मिलियन टन तकरीबन राइस जितनी जरूरत है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, उससे 15 मिलियन टन ज्यादा राइस प्रोक्योर हो रहा है पिछले 1-2 साल में। 5 मिलियन टन ज्यादा गेहूं हो रहा है। तो ये बहुत सब डिस्टॉर्टिंग है। और लेकिन ये मैंने कई बार कहा है कि ये 1 साल में अचानक नहीं हो सकता जैसा लोग समझ रहे हैं कि ये लॉज आएंगे और एकदम सब चीज बहुत ठीक हो जाएगी। इसके लिए एक ग्रेजुअल प्रोसेस, कंसल्टेटिव प्रोसेस, 10 ईयर प्लान बनाने की जरूरत होगी।
सिराज जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो पूरा मामला समझाने के लिए। तो क्लियरली एक प्रपोजल यहाँ पर निकल के जरूर आया, लेकिन जैसे सिराज जी कह रहे हैं कि वो शायद इस सीजन से यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जैसा कि रिपोर्ट्स बता रही हैं कि एज ऑफ नाउ सरकार ने यहाँ पर या एफसीआई ने यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर से बात करके ये प्रपोजल बाहर निकाला है क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस का। लेकिन किस तरह का रिएक्शन यहाँ पर किसानों की तरफ से आता है, क्या इसके ऊपर और बातचीत होती है, इसके ऊपर ऑफकोर्स हम यहाँ पर नजर रखेंगे। लेकिन समय है एक ब्रेक का, जब लौटेंगे तो दर्शकों के सवाल भी लेंगे। लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार साहिल, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैडम जी। मेरा सवाल है कपास खली पे। जी मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि है ना, आज तो कपास खली में 4% की तेजी की सर्किट है, तो क्या कल भी लग सकती है सर्किट तेजी की? आपकी क्या पोजीशन है साहिल? आपने क्या खरीदा है, बेचा है, क्या किया है? 2400 पे मेरे 15 लोड मेरे बाई किया हुआ है। खरीदारी करी है यहाँ पर साहिल ने। वंदना क्या राय देंगी? आज तो यहाँ पर काफी तेजी है, साहिल जानना चाहते हैं क्या ये जारी रह सकती है? जी मनीषा, ये कमोडिटी ऐसी है जिसमें 1650-1600 के लेवल से लगातार अपसाइड मूव आते हुए देखा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी सी जो बढ़त है वो यहाँ पे जारी रह सकती है। हालांकि 4% के सर्किट के बाद हो सकता है कि सर्किट खुले, थोड़ा सा करेक्ट होने की कोशिश करेगी ये कमोडिटी, लेकिन ऊपर मुझे लग रहा है कि एक बार 20 से 24-25 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो वहां पे ये प्रॉफिट में अपनी पोजीशन को निकाल सकते हैं। ऑलराइट, आज की तेजी की थोड़ी सी रिपीट परफॉर्मेंस हम आगे जाके भी देख पाएंगे, लेकिन लेवल्स वहां पर वंदना ने आपको दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, उज्जैन एमपी से विमल हमारे साथ फोन लाइन पर है। विमल, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैंने 4 लोट निकल के सेल कर रखे हैं 64 से। जी, 1164 पर यहाँ पर बिकवाली करी है विमल जी ने। प्रथमेश क्या राय देंगे? और निकल एक्चुअली शायद ही एक ऐसी कमोडिटी है जहां पर हमने मुनाफा वसूली बहुत जोरदार आते हुए देखी है, लेकिन 1164 के सेल लेवल्स पे अब ये क्या करें? इनका इंटरनेट क्या बोला मैंने? 1164 इनके प्राइस के करीब ही है। निकल में अभी भी बाइंग का रुझान नहीं है, इन्होंने सेल कर रखा है, मेरे ख्याल से अच्छी पोजीशन है। इनको 1172 के स्टॉप से होल्ड करना चाहिए। पॉसिबिलिटी इनको जो नीचे अराउंड 1152 तक का भाव देखने को मिल सकता है। ऑलराइट विमल, अपनी पोजीशन आप होल्ड करिए और बिकवाली की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट की तरफ से आती हुई। भीलवाड़ा राजस्थान से सत्यनारायण जी अब हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार, क्या है आपका सवाल? सत्यनारायण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सत्यनारायण जी से संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है ऑडियो में, लेकिन उनका सवाल हमारे पास है। चांदी का एक लॉट मिनी उन्होंने यहाँ पर बेच के काम किया है 66,955 के लेवल्स पे, और सोने में बिकवाली करी है 44,822 पर। तो सोना और चांदी दोनों में बिकवाली करके यहाँ पर इन्होंने काम किया है। प्रथमेश, क्या राय देंगे? काफी अच्छा करेक्शन हो गया था इन दोनों काउंटर में, बट मेरे ख्याल से सिल्वर जो है पॉसिबिलिटी अभी है वापस अपसाइड की तरफ जा सकता है। 68,000 नेक्स्ट पॉसिबल, करीब यहाँ से 1,000 रुपए की तेजी पॉसिबल दिखती है। और वैसे ही गोल्ड में इन्होंने सेल किया है, मेरे ख्याल से नेक्स्ट पॉसिबल भाव 45,100 के लिए है। अगर ये पोजिशनिंग अगर ये ट्रेडर है तो निकल जाए मेरे ख्याल से, और अगर पोजीशन होल्ड करके रखे तो मेरे ख्याल से इनको इन पर्टिकुलर टारगेट्स के हिसाब से काम करना चाहिए और सेल में से निकल जाना चाहिए। ऑलराइट, वो यहाँ पर राय है। कुछ मुनाफा वसूली इन्होंने एक्सपेक्ट की थी, लेकिन आज के जिस तरह के लेवल्स हैं हमने अच्छी खासी बाइंग आते हुए वापस देखी है। करीबन 1% की तेजी चांदी में, 1/4% के गेंस सोने में आपके सामने हैं। एक व्हाट्सएप मैसेज आया है हमारे पास भोपाल से सुनील का। सोयाबीन इनके पास है 200 क्विंटल माल पड़ा हुआ है हाजिर में, 3400 के लेवल्स पे इन्होंने लिया है। वंदना क्या राय देंगी? 3400 की खरीदारी है सोयाबीन की। जी मनीषा, काफी यहाँ पे रैली जो है वो स्ट्रेच दिख रही है, और बाहर की मार्केट में लग रहा है कि अब थोड़ा सा यहाँ पे रैली थमनी चाहिए, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा भी यहाँ पे अपसाइड में मिल रहा है, या इस रेंज में भी मैं यहाँ पे सलाह दूंगी कि 54, 50, 50, 500 के लेवल पे एक बार ये अपने पोजीशन को लिक्विडेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर करेक्शन आया तो 200-250 पॉइंट्स तक का करेक्शन सोयाबीन, सीपीओ और रिफाइंड सोया ऑयल तीनों मुझे लग रहा है कि 4 to 5% करेक्शन आ सकते हैं, तो इस लेवल पे यहाँ पे मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए।
से मुनाफे पर आप यहाँ पर सुनील हैं और तेजी उन लेवल्स पे जिन्होंने आपसे खरीदी है अच्छी खासी है, लेकिन वंदना जैसे कह रही हैं कि 4 से 5% की मुनाफा वसूली का अब यहाँ पर इंतजार है, तैयारी है, तो अपने प्रॉफिट्स आप घर ले जा सकते हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम में आज इतना ही हमारे पास समय है। वंदना, प्रथमेश, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पे राय देने के लिए। आप देखते रहिए CNBC आवाज।